सॉल्यूशन। हाँ बेटा, नेक्स्ट ईयर से गद्दे वद्दे लगवा देंगे इन पे बढ़िया, ऐसे करके आराम से। नहीं नहीं, वो तुमसे कुछ नहीं, उसकी हिम्मत नहीं कुछ बोल रहे हो। सॉल्यूशन में क्या पढ़ाया था लास्ट, मुझे बता दो, है ना? डेल्टन लॉ और राउट लॉ के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है। मैंने एक वादा और किया था आज पढ़ाने का, जो मैं कल पूरा करूंगा। हाँ हाँ हाँ, वो मैंने कर लिया था, लेकिन मैं वो भूला यार मॉड्यूल में, क्या करूं। तो आज मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाने वाला हूं क्या? आज मैं आपको सीपी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाने वाला हूं। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ solute particle. Colligative property directly proportional to moles of solute particle, directly proportional to number of ions, directly proportional to mole fraction of solute, does not depend on nature of solute, does not depend upon nature of solute। चेक कर लो आप, यही पॉइंट लिखे होंगे मैंने लास्ट टाइम, देख लिया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल 4 प्रकार की होती है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक आध जो चीज बची हुई है वो मैं कल पढ़ाऊंगा, जैसा मैंने आपसे बोला है, ठीक है बेटा। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन थोड़ा थोड़ा ही बताया था, ज्यादा नहीं बताया था, कल बताऊंगा। एजियोट्रोपिक मिक्सचर कल पढ़ा दूंगा, आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा देता हूँ पूरी पूरी, है ना। कल मैं नॉन आइडियल बता दिया था थोड़ा सा, लेकिन मैं कल आपसे एजियोट्रोपिक मिक्सचर भी डिस्कस करूंगा और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी डिस्कस करूंगा, मुश्किल से 20 मिनट, और हमारा टॉपिक नया हो जाएगा चालू। कल मैं लगभग 1/3 केमिकल काइनेटिक्स खत्म कर दूंगा कल ही तक, है ना। आने वाले 7 या 8 दिन में मैं पूरा फिजिकल केमिस्ट्री 12th क्लास ओवर। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, करेक्ट है। डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट, ठीक है बेटा, देख लो ऐसा मैंने लिखाया होगा। रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आर कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 प्रकार की होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर ऑफ 4 टाइप, डन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। नंबर 1, रिलेटिव lowering of vapor pressure, number 2 delta TB, number 3 delta TF और नंबर 4 पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। अब सबसे पहले चलते रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे। तो अरे यार ये कुछ दिक्कत हो गई है इसमें शायद, हाँ आज ही कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। क्यों गड़बड़ कर रहा है भाई? हाँ? कल तक तो सब ठीक, मतलब सुबह तक तो सब ठीक था, हैं? हाँ 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 सर, हाँ एक सेकंड मैं आपको लिंक भेजता हूँ, एक सेकंड अभी भी चल। इसकी लिंक कहाँ है? ये काय पे चल रही? तीर्थ से पूछ सकते हैं कोई? तीर्थ से पूछ ले, मेरे को लिंक दे। अच्छा तीर्थ कहाँ है? तीर्थ मेरे दोस्त, ऐसे छुप के बैठेगा तो कैसे पता लगेगा?
सिर्फ रिकॉर्डिंग हो रही है। आज कपड़े को क्या हो गया यार, सर गीला कर, मैं तो नहा के आया हूँ। अच्छा, एकदम ग्रेट आइडिया, ग्रेट आइडिया भाई। विशाल तू ही कर सकता है, वो जो अपने पास कपड़ा है ना उस पर बेहतरीन वो वाला मार के लेके आ, अपना पुराना वाला। चल बेटा, तो हम पढ़ रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। रिकॉर्डिंग वापस से कर दी ना, ये देखा हूं मैंने। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ, बोल दो बेटा, डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ, जो लोग नहीं बोले बोल दो, सॉल्यूट पार्टिकल, डिपेंड्स ऑन, शाबाश, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। उसके बाद नेक्स्ट जल्दी बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और बोलो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और बोलो नंबर ऑफ आयंस, और बस। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 RLVP, नंबर 2 डेल्टा TF, नंबर 3 डेल्टा TB, नंबर 4 ऑस्मोटिक प्रेशर। डन। चलो इसके बाद अगली बात करें तो RLVP में कुलसुम बेटा मदद कर देना थोड़ी सी। RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो होता है P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल्स टू NI अपॉन NI प्लस N। बोलो हाउ, यहाँ पर P0 माइनस P अपॉन P0 क्या होता है? RLVP। सही है। N क्या है? N क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। I क्या है? वेंट ऑफ फैक्टर। बोलो वेंट ऑफ फैक्टर। और N क्या है? मोल्स ऑफ, बोलो, सॉल्वेंट। करेक्ट है? हाँ बेटा, आता है बेटा, आता है, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल तो अलग हो जाते हैं टूटने के बाद। पहले मान लो 5 थे, टूटने के बाद 8 हो गए, तो नंबर ऑफ मोल बढ़ गए ना, इसलिए आई नीचे आता है। ठीक है, चलो अब ये था RLVP। ये फॉर्मूला लेकिन P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल्स टू N अपॉन N प्लस N करते जनरली जब आई नहीं होता। जब आई वैल्यू 1 होती है, आई वैल्यू 1 कब होती है? जब ऐसे पार्टिकल हो जो ना डिसोसिएट हो रहे हो ना एसोसिएट हो रहे हो। तो N बराबर कितना हो जाएगा? W बाई M अपॉन W बाई M प्लस कैपिटल W बाई कैपिटल M। बोलो आया? अच्छा, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल सिर्फ तब करना है जब कोई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की मैथमेटिकल वैल्यू दे दे। क्या बेटा, आईटी में काम आता है, ये ध्यान दो। इस फॉर्मूले का काम आपको तभी लेना है जब कोई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की मैथमेटिकल वैल्यू दे दे, वरना इस फॉर्मूले का काम नहीं आएगा। क्लियर है बेटा इतनी बात? क्योंकि ये फॉर्मूला तो काम आएगा लेकिन इसमें फालतू की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए हमें इस फॉर्मूले को अवॉइड करना है। ये फॉर्मूला सिर्फ यूज कब करना है? जब कोई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की मैथमेटिकल वैल्यू दे दे। बोले RLVP है 0.2, अब रखना तो इसी फॉर्मूले में पड़ेगा क्योंकि ये बराबर है 0.2। बोलो हाउ। अच्छा, यहाँ पे P0 माइनस P क्या है? कौन है XY? हाँ, तब भी रखेंगे। ये क्या है बेटा? ये क्या है? P0 माइनस P, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये है लोअरिंग ऑफ
वेपर प्रेशर। पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और ये सब मिला के क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस पूरे को मिला लिया जाए तो क्या है? RLVP होता है। बोलो बेटा, सही है? मजा आ गया। चलो अब एक और फॉर्मूला इस पे होता है जिसमें कैलकुलेशन कम होती है। P नॉट माइनस P अपॉन P। यहाँ पर P क्या है बेटा? यहाँ पर P जो है, P है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। P नॉट माइनस P अपॉन P बराबर होता है NI/N। और जहां I की वैल्यू 1 होती है, कहाँ 1 होती है? जहां पर डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता। पूरा ना टूट जाए, बिल्कुल ना टूटे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये हुए फॉर्मूले। अब एक फॉर्मूला होता है P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू NI अपॉन N इज इक्वल्स टू N/N। किसके लिए होता है ये? वेरी डाइल्यूट के लिए। किसके लिए होता है? वेरी डाइल्यूट के लिए। ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब एग्जामिनर या तो कह दे कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तब ये फॉर्मूला लगाना है, या फिर कोई वैल्यू आप डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर से निकाल के ला रहे हो और यहाँ पे पुट कर रहे हो। जैसे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जैसे वेट ऑफ सॉल्यूट, आपने डेल्टा टीबी के फॉर्मूले से कैलकुलेट किया। डेल्टा टीबी बराबर होता है आई के बी इंटू एम, या डेल्टा टीएफ होता है आई के बी इंटू एम। करेक्ट है? आई के एफ इंटू एम। या ऑस्मोटिक प्रेशर ICRT होता है। प्लीज डू कंसंट्रेट। ICRT होता है, समझे? यदि कोई चीज आप, कोई वैल्यू आप उस फॉर्मूले से, मान लो 2 वैल्यूज दी हुई है आपको, एक डेल्टा टीबी की वैल्यू दी है, वहां से आपने मोलर मास को कैलकुलेट किया और उठा करके इधर रखना है तो इस फॉर्मूले में रखना, क्योंकि वो तीनों जो फॉर्मूले हैं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही दिए गए। समझ रहे बात को आप मेरी? तो या वेरी डाइल्यूट में तो पूरा टूट जाता है ना? नहीं बेटा, वेरी डाइल्यूट कोई चीजें ऐसा, ग्लूकोज थोड़ी ना टूट जाएगा वेरी डाइल्यूट में। वो तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, वो अलग शब्द है और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यूज किया गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए थोड़ी ना यूज किया गया है। वो आई को 1 इसलिए लिया है क्योंकि वो जो टूटते ही नहीं है, ना एसोसिएट होते ना डिसोसिएट होते हैं, तो I 1 होता है। अल्फा नहीं है, ये आई है। अल्फा 0 आएगा है। वेरी डाइल्यूट में नहीं, आई कभी आई हो सकता है जब आई की वैल्यू 1 होगी तब, N/N। जब आई की वैल्यू 1 होगी तब, जैसे उसमें वाला यूरिया है, आई की वैल्यू 1 ही आई। आया कि नहीं आया? आ गया। चलो आओ और पढ़ेंगे, आग लगा देंगे पढ़ के। हाँ हो गया बेटा, आगे बढ़ जाए। अरे हाँ, विशाल के पास पड़ी है फोटो अभी अभी। ओके, आज क्या हो गया इसको, ये ज्यादा ही वफादार क्यों हो रही है? नहीं, सुबह तक तो मस्त चल रहा था ये। अरे क्या क्या लॉजिक दे रहे हो। दिवाली वेकेशन जल्दी कर देंगे। चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते। सुनो बेटा, ये पहली RLVP थी, कौन सी वाली? सॉरी, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है ना? अच्छा, अब दूसरे पे आते हैं। डेल्टा टीबी बराबर होता है आई के बी इंटू एम, जहां पे आई होता है वेंट ऑफ फैक्टर। अभी पढ़ाया नहीं है, थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको शुरू से ही फॉर्मूला आई वाला बता रहा हूं जिससे कि याद यही वाला हो। के बी क्या होता है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है ना? अब इसमें बेटा 3 डिफाइन किए गए, एलिवेशन कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। बाकी दोनों कोई काम के नहीं, बस यही वाला याद रखना। और यह है मोलैलिटी।
मोलेलेटिव, करेक्ट है। अच्छा, एनसीईआरटी में कभी कभी तो मोलैलिटी एक ही दे दी गई है क्योंकि वेरी डाइल्यूट के लिए। चलो, तो डेल्टा टीवी बराबर आई के बी इंटू एम हो गया, ठीक। जहां पे के बी क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जो होता है आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 एलवी। बोले बेटा, आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 एलवी। ट्रिक बताई थी मैंने आपको एक सर बताए थे जो टीबी बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, टीबी का स्क्वायर पढ़ाते हैं और बच्चे उनसे इनवर्स रिलेशनशिप करते हैं 1000 एलवी। वो उड़ाते बहुत है बच्चों की, तो इसलिए बच्चे उनसे 1000 गुना प्यार करते हैं इनवर्सली। क्लियर है बेटा? ट्रिक थी आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 एलवी बराबर हो गया के बी। अब सोचो, एलवी इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बोलो बेटा, सही है। तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन बराबर क्या होगा बेटा? अच्छा, 1 ग्राम के लिए जो हीट लगती है, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise temperature of 1 gram solvent by 1 degree centigrade। आया कि नहीं आया? इसको कहते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कर दी बात? अब बेटा Kb बराबर आर टी बी स्क्वायर अपन 1000 एलवी होता है। अब Kb बराबर हो जाएगा बच्चों, हाँ बेटा, नहीं ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, ठीक है ना, वो सिर्फ लेटेंट नहीं, लेटेंट हीट ऑफ वेपर अमाउंट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। अब डेल्टा एच वेपोराइजेशन बराबर क्या हो जाएगा? 1 ग्राम के लिए लगी एलवी, तो 1 मोल के लिए जो लगेगी वो हो जाएगी डेल्टा एच वी। तो एल वी की जगह क्या लिख सकता हूं? डेल्टा एच वी बाई एम। तो यहां पे लिख दूंगा मैं आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वी बाई एम इज इक्वल्स टू के बी। ये हो गया भाई फॉर्मूला, डन। अब इसके बाद में यदि बात करें तो दिस इज के बी। अब केबी से आगे बढ़ते हैं, आगे ना समझ सब लोगों को। आर क्या है? गैस कांस्टेंट है। एम क्या है? किसका मोलर मास है? मोलर मास ऑफ लिक्विड, मतलब क्या लिक्विड? मतलब सॉल्वेंट, ठीक है बेटा, ये सॉल्वेंट के लिए डिफाइन होता है ना। डेल्टा एच पी क्या है? मोलर या इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, enthalpy of vaporization। latent is amount of heat, latent heat of vaporization था ना, तो amount of heat required to vaporize 1 gram substance। enthalpy of vaporization is amount of heat required to vaporize 1 mole substance। वो स्पेसिफिक था, है ना। ये हो गया, ठीक है बेटा। थोड़ा सा चेंज किया है मैं। क्या हुआ अच्छे? कुछ भी नहीं, ठीक है ना। कुछ है क्या वहां पे? पर्दा वो ढंग से नहीं लगाया ना लोगों ने, इसलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उस पर ध्यान मत दो, इस पर ध्यान दो। जिसे पढ़ना है उसके साथ भी पढ़ लेगा। देख के बी बराबर आ गया सबको समझ में? के बी बराबर क्या है? ठीक है ना। चलो
तो ये गणित था आपका काय में, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। अब आता है डेल्टा टी एफ आई के एफ इंटू एम, सही है, जहां पर के एफ क्या है, आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 एल एफ। तो के एफ बराबर कितना हो जाएगा, बोलते जाओ, आर टी एफ स्क्वायर एम अपॉन 1000 डेल्टा एच फ्यूजन। अब यदि इफ आर इज इक्वल्स टू 2 कैलोरी, then kf is equals to 2 into 10 की पावर -3 tf स्क्वायर m अपॉन डेल्टा एच एफ और 2 into 10 की पावर -3 tf स्क्वायर अपॉन एल एफ। आया बेटा, जिसे ये फॉर्मूले याद है वो जंग जीत जाएगा, ठीक। अब ये था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, करेक्ट है। अब एक बात समझना कि जितना ज्यादा एलिवेशन ऑफ, जितना ज्यादा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। जितना ज्यादा एलिवेशन ऑफ बीपी होता है उतना ही ज्यादा बीपी होता है। डन, आया। अब इधर आ जाओ, जितना ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट होता है उतना ही ज्यादा, बोलो बेटा, जितना ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट होता है उतना ही ज्यादा, बोलो बेटा, जितना ज्यादा डेल्टा टीएफ होता है उतना ही ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अच्छा, डेल्टा टीएफ जितना ज्यादा होता है, हाँ डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा तो ज्यादा की स्पेलिंग गलत होगी। मैंने भी 4 बार बोला था, जितना ज्यादा डेल्टा टीएफ होगा, डेल्टा टीएफ बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम फ्रीजिंग पॉइंट। ये इनवर्स रिलेशनशिप में चलता है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप में चलता है। डन, डनाडन, आया कि नहीं। इसमें बहुत गलती करते हैं बच्चे क्या, टीचर भी गलती करते हैं। अरे मैं नहीं करता, मैं तो ऐसे ही मजे ले रहा हूं, मैंने तो सिखाया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं। वाई नॉट, यस, वाई नॉट कोई नहीं बोलेगा। शामस्तानी, बिल्कुल कल सुबह एनसीईआरटी वाली क्लास है। मैं तो 9 बजे मैं तो आऊंगा, जो नहीं आएंगे कोई बात नहीं। हाँ भाई सब आ जाना, एग्जाम के बाद दोबारा यहाँ ना आना पड़े उसके लिए अच्छा है, एनसीईआरटी वाली क्लास आते रहो। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखो बच्चे, इसके बाद आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। पहली बात, ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ solvent particles
फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। जब कोई बताए नहीं कि कंसंट्रेशन किसका, तो वो कंसंट्रेशन किसका होता है? सॉल्यूट का होता है। जब कोई बताए नहीं कि किसका कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन किसका होता है? सॉल्यूट का होता है। हाँ सर, आ गए। अब मैंने 3:30 बोला था ना, बस 18 मिनट रुक जाओ, आ जाओ ना, ऊपर आ जाओ। अरे बैठो। हाँ भाई, अरे काय को जाए, मैं बोला 3:30 तक पढ़ाऊंगा। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम पार्टिकल फ्रॉम, क्या बदतमीजी है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। जब कोई लिखे ना लो हाई कंसंट्रेशन, तो किसका होता है कंसंट्रेशन? सॉल्यूट का होता है। ठीक है ना? वैसे मैं एक बात बोलूं, यदि इसको भी देख लेगा तो कोई बुराई नहीं है, रील से अच्छा ही है। सही बता। हाँ, बहुत बड़ी बात कह गए हो तुम आज। जब कोई बताए नहीं कि कंसंट्रेशन कितना, तो वो सॉल्यूट का होता है। जब कोई बताए नहीं कि कंसंट्रेशन किसका, तो सॉल्यूट का होता है। जैसे कोई बोले कि इस मास्टर्स में स्टूडेंट संख्या बहुत सारी है, तो स्टूडेंट मतलब इंसान। स्टूडेंट तो कबूतर भी हो सकते हैं, भैंस भी हो सकती है, गाय भी हो सकती है, लेकिन अंडरस्टूड है कि इंसानों की बात हो रही है। ज्ञान फैल गया? अच्छा, राइट यू आर, ये नेट है। तो मूवमेंट ऑफ solvent particles from low concentration to high concentration of solute, ठीक है, it is net movement, net movement, although movement occurs in both directions, ठीक है ना, पर होता सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल का ही मूवमेंट है, सॉल्यूट का मूवमेंट कभी नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, सॉल्वेंट का मूवमेंट ही होता है, सॉल्यूट का मूवमेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होता, क्योंकि इसमें थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। चाहो तो यहाँ पे लिख दो थ्रू SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आया समझ तुम लोगों को? इसके अलावा मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है बेटा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, डन। उसके बाद बस उसके बाद में मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है होशियार बच्चों? कोई दिक्कत? नो दिक्कत, ठीक। इसके बाद में मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, और ये भी क्या है? नेट मूवमेंट है। होता तो दोनों दिशाओं में। बोलो बेटा, सत्य वचन, सत्य वचन। इसके अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर HdG होता है, जहां पे H होता है हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, D डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है, और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। आया बेटा? ये हो गया हमारे पास में ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। हाँ बेटा, हाँ बोटनी में भी आता है, फिजिक्स में भी, फ्लूइड डायनेमिक्स में आता है, केमिस्ट्री में भी आता है। ठीक है बेटा,
इसके अलावा इधर मैंने रख दिया कुछ इस हिसाब से, इधर ये रहा, इधर ये रहा, करेक्ट है। यहां पे मैंने रखा बाहर प्योर सॉल्वेंट और अंदर में रखा सोल्यूशन, या बाहर रख दूं मैं सोल्यूशन 1, अंदर रख दूं सोल्यूशन 2, वेयर सोल्यूशन 1 इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड, ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। सोल्यूशन 1 लेस कॉन्सेंट्रेटेड, सोल्यूशन 2 मोर कॉन्सेंट्रेटेड। आपको तो पता होगा लेस से मोर की तरफ वाटर मूव करता है। आप किशमिश को लेके पानी में डाल दो, किशमिश फूल जाती है, तो पानी कहां से कहाँ मूव हुआ, लेस कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव हुआ, तो पानी का नेट मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, बोलो बेटा। और इसी के कारण लिक्विड कॉलम ऊपर की ओर बढ़ जाएगा और इसकी जो हाइट होगी HDG ये हो जाएगा, करेक्ट है। अच्छा, सॉल्वेंट इज थर्मोडायनेमिकली डैश देन सॉल्यूशन। सॉल्वेंट थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल के मोर स्टेबल? स्टेबल। सॉल्वेंट ज्यादा स्टेबल होता है कि सॉल्यूशन ज्यादा स्टेबल होता है? सॉल्यूशन ज्यादा स्टेबल। सॉल्वेंट इज थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल देन सॉल्यूशन। तो चीजें लेस स्टेबल से मोर की तरफ जाती हैं, तो लेस कॉन्सेंट्रेटेड जो होगा वो लेस स्टेबल होगा। लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज लेस स्टेबल। जितना ज्यादा सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेट होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी थर्मोडायनेमिकली, और चीजें मोर एनर्जी से लेस की तरफ जाती हैं। ये क्या है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड है और ये मोर है, तो ये मोर एनर्जी पे है और ये लेस एनर्जी पे है, तो इसलिए एनर्जी का ग्रेडियंट बनता है, इधर घुस जाता है। जितना ज्यादा इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी का ग्रेडियंट बनेगा, उतना ही ज्यादा ये अंदर घुसेगा। तो पाई जिसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हो, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट नॉट सॉल्वेंट। तो पाई इज इक्वल टू हो जाता है ICRT। क्या हो जाता है? ICRT। आइसोटोनिक सोल्यूशन होने के लिए जरूरी है कि पाई 1 बराबर पाई 2, दैट इज CRT बराबर CRT हो। यदि टेम्परेचर सेम है तो C1 बराबर C2 हो जाएगा, जब T1 बराबर क्या हो, T2 हो। तो यदि कोई बोले कि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट सही है, पर दिस इज सब्जेक्टेड टू द कंडीशन दैट कि टेम्परेचर दोनों स्थान का समान था। यदि टेम्परेचर दोनों स्थान का समान नहीं होता तो वो आइसोटोनिक नहीं हो पाता। मतलब हो सकता था कभी कि तुमने, मैं आपको बताता हूँ, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, इधर मैंने SPM लगा दी, यहाँ पे मैंने धर दिया प्योर पानी और दूसरी तरफ मैंने दिया नीला नीला पानी, मतलब ये प्योर नहीं है, इम्प्योर पानी है। क्लियर है? मतलब इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल मिले हुए, करेक्ट है बेटा। तो मूवमेंट कहां से कहां होगा? मूवमेंट तो इधर से इधर होगा, नेट मूवमेंट एक्चुअली होगा तो दोनों डायरेक्शन में, लेकिन नेट मूवमेंट इस दिशा में होगा, बोले बेटा। पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लेकर के हेमा मालिनी को बिठा दिया, कैंट वाटर। क्लियर है? प्रेशर लगेगा, रिवर्स ऑस्मोसिस चालू हो जाएगा। क्लियर थी बात? मान लो तुम्हें जुगाड़ नहीं बैठ पाए, यहाँ पे नहीं बैठा पाए, इधर तुमने आग लगा दी, इस तरफ के मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी, उस तरफ भाग जाएंगे। समझे बात को? तो कुल मिलाकर के ऑस्मोटिक प्रेशर में दोनों चीजें जरूरी है, तापमान भी और कंसंट्रेशन भी। जब ये कहा जाता है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है,
तो तब ये बात निश्चित होती है कि तापमान दोनों जगह का समान था। अदरवाइज इसका उल्टा भी कराया जा सकता था। समझ गया मेरी बात को? यही बात मैं आपसे कहना चाहता था। इस तरह से ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गई हैंगी, हो गई हैंगी। चलो आगे बढ़ते हैंगे, आगे बढ़ते हैं। नहीं ना, 2 मिनट रुक जाओ। आशीष तुम तो गुड बॉय हो यार। हाँ आज तू नहीं सोई, लेकिन वो तो सो रहा नहीं, जहर फैल रहा है यहाँ से वहाँ। वो बोल रहा था अब नहीं आएगा ज्यादातर, जब उसको चैप्टर लगेंगे, जब उसको चैप्टर लगेंगे तब आए। कबीरा नहीं आएगा, कबीरा। बस अब मैं कुछ नहीं गा रहा, ठीक है ना। ये हो गई आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरी, ठीक है बेटा, डन। क्या निकाला? आई निकाला। आई वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर ए एक्स बी वाई। अरे पागल है क्या, इतना डेरिवेशन करेंगे। अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। एन क्या है? सॉल्यूट पार्टिकल ऑब्टेन पर मोल डिसोसिएशन of one solute particle। जैसे का Cl2 n बराबर 3, K4 FeCN6 5, Hg2Cl2 3, बोलो बेटा, KI3 2। सही है। जैसे मान लो हमारे पास है KI, ध्यान सुनेंगे सभी लोग, 2 मोल। इसके सोल्यूशन में मान लो बाहर से मिलाया गया HgI2, तो वेंट ऑफ फैक्टर कम हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे। चेक, पहले 4 थे पार्टिकल क्योंकि ये तो टूट जाता है। अरे सॉरी, 4 था, 8 थे पार्टिकल, टूट जाता है ना, तो 8 थे ना। अब 4Ki ने रिएक्ट किया Hgi2 के साथ और बनाया K4 Hgi4। बोले बेटा अब कितने हो गए? 5 थे, कितने? 8। आई की वैल्यू क्या हो गई? <<1 आ गई। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हुई? गिर गई। समझे बात को? लेकिन यदि मान लो इधर होता आपके पास Hgi2 और बाहर से आप KI मिलाते, ठीक है ना। नहीं बेटा, KI अंदर था, Hgi2 बाहर से मिलाया, तो इधर तो 8 पार्टिकल थे ना। ना वो ठीक है, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ तो, है ना। इसको बाहर से मिलाया तुमने तो क्या फर्क पड़ेगा? इसका एक मॉलिक्यूल था, जब KI बाहर से आया, मान लो 4 KI बाहर से आए, तो क्या बन जाएगा? K4 Hgi4। डन। तो जहां तुम्हारे पास 1 था उसके कितने हो गए? 5। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? बढ़ गई। मान लो तुम्हारे पास KI था अंदर, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, और बाहर से आपने I2 मिलाया, तो KI नहीं, Hgi2 नहीं टूटता, I2 के साथ रिएक्ट करेगा, KI3 बन जाएगा। बोले बेटा 2 थे, 2 ही मिले, कुछ नहीं होगा। मान लो I2 था और बाहर से KI मिलाया, तो KI जब बाहर से आएगा I2 के साथ रिएक्ट करेगा तो KI3 बनाएगा। 1 था, 2 मिल गए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी।
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें लिख गया हूँ, भले तुम लोगों ने सुना हो या ना सुना हो, पर है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें सवालों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लिख लिया सबने? डिसोसिएशन के केस में अल्फा बराबर i-1 अपॉन n-1 होता है, ठीक है। और एसोसिएशन के केस में अल्फा बराबर 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 बाई n होता है। तो ठीक ठीक, एक ट्रिक बताता हूं आई निकालने की, ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। मान लो मेरे पास CaCl2 है और इसका अल्फा 0.8 है, 0.8 है, तो आई की वैल्यू कितनी रहेगी? एकदम सरल, 0.8 लिखो और 0.2 लिखो। 0.2 तो टूटा नहीं, एक ही रहेगा, लेकिन 0.8 3 बार टूट गया, तो 2.4 और 0.2 2.6 आ गया आई। समझा? मान लो तो K4FeCN6 है और इसका अल्फा उसने बोला है 0.6 या 60% टूट गया, तो 0.6 और 0.4 तो एक बार टूटा और ये 5 बार टूटा, तो टोटल कितना आ जाएगा? 3.4। करेक्ट है? करेक्ट है जी। मान लो बेटा मेरे पास है 5A, गिव मी A5, अल्फा की वैल्यू, यहाँ पेंटामराइजेशन हुआ है, अल्फा की वैल्यू मान लो है 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5 वो कुछ नहीं हुआ, 0.5 5 का 1 हो गया, तो डिवाइड बाई 5 कर देना, तो ये कितना हुआ? 0.1, ये कितना है? 0.5, टोटल कितना हो जाएगा? 0.6। मान लो तुम्हारे पास एसिटिक एसिड है जिसका डाइमेराइजेशन हुआ है, तो जब एसिटिक एसिड का हुआ है डाइमेराइजेशन, मान लो किसी ने बोला कि अल्फा की वैल्यू है 0.6, बोले बेटा, तो 0.6 बाई 2 हो जाएगा और ये 0.4 हो जाएगा, ये 0.3 हो गया, ये 0.4 हो गया, ओवरऑल 0.7 हो गया। खिला खत्म, पिसा हजम। इतना पढ़ाना था, इतना मैंने आपको पढ़ा दिया। कल आधे घंटा और चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट खत्म हो जाएंगे, फास्ट रिवीजन चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। बाय बाय, टाटा, सी यू।